हेलो गाइस, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की स्टार्ट होने वाली है आज। और आज हम फर्स्ट चैप्टर इसका रीड करेंगे। आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। चलिए, हमारा पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। चलिए, अध्याय 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। एक छात्रा है जिसका सवाल है, रशिदा बैटी अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी निगाह, मान लीजिए आप अखबार पढ़ रहे थे और आपकी निगाह एक सुर्खियों पे पड़ी। सुर्खी जो हेडलाइंस होती है उस पर पड़ी। उसमें लिखा था कि 100 साल पहले की बात कुछ लिखी थी, कि 100 साल पहले ये घटना घटित हुई थी, ठीक है। तो उसके दिमाग में, आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में ये आया कि यार ये 100 साल पहले का कैसे पता किया, है ना। यही सोच रहे हो ना आप। अगर आप भी पढ़ोगे तो आप भी यही सोचोगे। तो कैसे पता लगाएं, ठीक है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं ना, कि कल क्या घटना घटित हुई है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ है, हमारे क्षेत्रीय स्तर पे क्या हुआ है, ठीक है। कल की बात अगर जाननी हो तो, ठीक है। इसके साथ ही अगर पिछले साल क्या हुआ है तो हम कैसे जानेंगे। तो हम जान सकते हैं, जैसे अगर कोई परिचित हो आपका और पिछले साल उसने देखा हो, उसको स्मृति हो उस बात को लेकर, उस घटना को लेकर उसकी स्मृति है, ठीक है। तो आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि उस साल क्या हुआ था, उस डेट को क्या हुआ था, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कोई घटना घटित हुई थी तो आप उसका वर्णन उससे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जान सकते हैं। अब अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, सॉरी, क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आकीटकों, आकीटकों यानी होता है शिकारी, ठीक है। जो जंगल में शिकार करता है ना, वही शिकारियों को कहा जाता है आकीटक, ठीक है। आकीटक पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक हों, उनके जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन से गीत गाते थे, ठीक है। इन सभी का हम एक अनुमान लगा सकते हैं, इस बारे में पता कर सकते हैं अतीत के बारे में, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा कि क्या क्या जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, ये आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, लोग कहाँ रहते थे, है ना। तो देखिए, लोग जो प्राचीन समय में जो लोग थे, है ना, जो शिकार करते थे, आकेटक रहते थे, खाद्य संग्राहक रहते थे, वो कहाँ रहते थे बेसिकली। वो रहते थे नदियों के किनारे, ताकि उन्हें खाद्य पदार्थ सहजता से प्राप्त हो सके और पानी की उपलब्धता उन्हें हो सके, ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन होता है, आपको भी पता है ना। तो कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, जैसे नर्मदा नदी हुई, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है ना। तो वहाँ से वो उसके आसपास, उसके किनारों के आसपास जो बस्तियाँ हैं, वो मतलब प्राचीन समय में जो लोग वहाँ पर निवास करते थे, बसते थे, ठीक है। यहाँ रहने वाले आदम्बिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब स्वाभाविक ही है कि व्यक्ति वहाँ बहुत लंबे समय से रह रहा है और वहाँ वह उस विशाल संपदा से परिचित हो ही जाता है। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, शिकार करते थे जानवरों का, है ना, अपने खाद्य पदार्थों के लिए, खाद्य, ठीक है, खाने के लिए। देखिए, अब क्या है कि आपने देखा होगा उत्तर पश्चिम साइड, जो उत्तर पश्चिम भारत है हमारा, वहाँ पे प्राचीन समय का सिंध प्रांत में अगर हम देखें तो ठीक है, उधर ही देखें तो पाकिस्तान साइड, अफगानिस्तान साइड देखें तो वहाँ पर दो पहाड़ियाँ दिखती हैं, सुलेमान और तिक्तर पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों के बीच लगभग लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जो खाद्य पदार्थ थे, गेहूँ और जौ उपजाना स्टार्ट किया था, ठीक है। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना स्टार्ट किया था, पालना शुरू कर दिया था। कौन कौन से गाय, भेड़, बकरी, है ना। ये लोग गाँवों में रहते थे। उत्तर पूरब की ओर देखें तो, भारत के उत्तर पूरब की ओर देखें तो एक गारो की पहाड़ी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास में है जस्ट गारो की पहाड़ी, ठीक है। गारो की पहाड़ी, तथा मध्य भारत में अगर देखें तो विंध्याचल की पहाड़ी, ठीक है। अगर आपने मैप बहुत अच्छे तरीके से किया होगा या आप काफ़ी लंबे समय से पढ़े जा रहे हैं तो आपको पता है कि विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ पर है, मध्य भारत में है ना। तो वहाँ पर देखिए, उत्तर पूरब में गारो की पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, ठीक है।
देखिए सिंधु के आसपास जो सहायक नदियाँ थीं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं सिंधु के आसपास? सिंधु, सतलज, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ये नदियाँ हैं, कुछ उनकी आसपास की सहायक नदियाँ हैं, है ना? तो इनमें क्या है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। देखिए 2500 वर्ष पहले नगरों का विकास हो चुका था। गंगा जो पवित्र नदी है, गंगा नदी, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। मगध का नाम आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे इसी में, हिस्ट्री में, ठीक है? तो मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश हुआ करते थे, है ना? हर्यक वंश, सुनाक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सब पढ़ेंगे, है ना? तो क्या है, मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। मतलब जो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जो मगध है, इसके बहुत शक्तिशाली शासक हुए थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था वहाँ, ठीक है? राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे अन्य राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी ये यात्रा करते क्यों थे? यार यात्रा करना क्यों है? आप क्यों करते हो? सबके अलग अलग मोटिव होते हैं यात्रा करने के। कोई घूमने के उद्देश्य से जाता है, कोई कुछ खोज करने जाता है, मतलब कुछ किस कोई कोई होता है ना कि यार वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता वाला व्यक्ति होता है, उसको जानने में बहुत उसकी रोचकता होती है ना? तो कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्राएं जोखिम भरी होती थी, फिर भी लोग जाया करते थे। लेकिन ये असंभव नहीं था, है ना? अतः कभी लोग काम की तलाश में जाते थे, तो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, जैसे सिकंदर सिकंदर की सेनाएं, है ना? तो ऐसे युद्ध के लिए जाते थे, साम्राज्य विस्तार नीति के उद्देश्य से एक दूसरे स्थान पर जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाया करते थे, है ना? धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा, सलाह, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे, है ना? पहले कोई ऐसी साधन नहीं थे, कोई परिवहन के साधन नहीं थे कि उस पर बैठो और चल दो। यार ऐसा थोड़ी होता है। पहले तो लोग पैदल यात्रा करते थे, है ना? तो बहुत सारे कठिन रास्ते होते थे, पहाड़ नहीं होते थे और बहुत सारा, है ना? तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था यात्रा करने में। अब तो यार बहुत ईज़ी हो गया है ना? एक स्थान से जाने में, दूसरे स्थान से आने में सब बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया सब कुछ। तो क्या करते थे, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, ठीक है? आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब वही क्वेश्चन आ गया इसमें कि आज के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते हैं? एक सॉरी, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर भी सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए, यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। स्वाभाविक ही है दोस्त, अगर हम मान लीजिए किसी प्रदेश में भी जाते हैं तो किसी प्रदेश की अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग संस्कृति होती है ना? तो इन संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। देश के नाम, देखिए देश का जो नाम है हमारा इंडिया, भारत कैसे पड़ा ये बताते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला हुआ है, ठीक है? जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है? बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? लोग कैसे जानते हैं कि अतीत में क्या हुआ? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना। अब ये पुस्तक मिलती कहाँ हैं? इन पुस्तकों को क्या कहा जाता है? ये कैसे बनाई जाती थी? देखिए पुस्तकों का सीधा अर्थ, पहले तो कोई ऐसे जो आजकल की पुस्तक हैं जो बनती हैं कागज़ों से, वो पहले नहीं थी, ठीक है? पहले लोग क्या करते थे, कुछ भी उनका स्टेटमेंट लिखना है, उनके इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, राजाओं महाराजाओं के जो अभिलेख होते हैं,
कुछ लोग पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया करते थे अपने निर्देशों को, आदेशों को, ठीक है, अपने विजय अभियानों को दिखा करते थे। कुछ लोग जो ताड़पात्र होते हैं ना, जो पेड़ों की छाल होती हैं, उन पर लिखे करते थे, जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता है ना। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है, ठीक है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पात्रों तथा हिमालय क्षेत्र में, देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिए, ये पांडुलिपि जो लिपियाँ हैं प्रायः ताड़पात्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। कौन सा पेड़ है? भुर्ज नामक। कहाँ पे है? हिमालय में, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ है, जिसकी छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं, ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया, ठीक है। बहुत मतलब ज़्यादा मिलती हैं तो कुछ डैमेज हो जाती हैं, है ना, कुछ नष्ट कर दी गई हैं। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। अब ये पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती हैं? जो प्राचीन मंदिर होते हैं वहाँ मिलती हैं, ठीक है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में मिलती हैं, ठीक है, वहाँ से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में, ठीक है। तो तमिल जो भाषा है बहुत ही प्राचीन समय से विकसित है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, है ना। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थरों और कठोर धातुओं पे अपेक्षाकृत जो कठोर सतह होती हैं उन पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, इनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासकों की लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लिखा जोखा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राजा महाराजा थे अपने आदेशों को, अपने निर्देशों को पालन कराने के लिए अपनी प्रजाओं के लिए लिखा करते थे, ठीक है। पत्थरों पे लिखा जाते थे, अपेक्षाकृत कठोर सतह होती थी उन पर लिखे जाते थे, ठीक है। आजकल क्या होता था? आजकल क्या होता है? आजकल होता है कि कोई कलेक्टर है, जिलाधीश महोदय है, वो अपने इंस्ट्रक्शन का आजकल नेट चलता है तो नेट पे अपलोड कर देते हैं, है ना, फॉर्मेट के थ्रू हमें पता पड़ जाता है। तो पहले राजा महाराजा ऐसे थोड़ी करते थे यार। अब 5G का ज़माना है, 4G 5G का ज़माना है, तो अब थोड़ी होता है ये। लेकिन हमें अतीत को क्यों जानना है? अतीत को जान पाएंगे तभी तो हम वर्तमान को बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाना के क्या लाभ थे? ऐसा करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? बता सकते हो? चलिए, एनसीईआरटी क्या कहती है इस प्रश्न के लिए। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते थे। जो खोजबीन करते हैं, पुरानी जो अतीत की वस्तुओं को ढूंढ कर निकालते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं, तो खुदाई भी कर देते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातुओं से बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियां, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक है या अनेक? क्या तुमने इस किताब के शीर्षक पर अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत जो शब्द लिखा है वह बहुवचन के रूप में दिया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत ही भिन्न था, तथा व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों को के जीवन बहुत भिन्न थे। जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करके करते हैं।
इसके विपरीत शहरों में रहने वाले कुछ लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष इत्यादि बता देते हो ना। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद है। ठीक है, इसे ईसवी कहते हैं। ईसा मसीह के बाद का जो समय है ईसवी। ठीक है, इसे ईडी भी कहा जाता है ना, ईडी भी कहा जाता है। और ईसा मसीह के जो पूर्व का समय था उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। इसे इंग्लिश में बीसी कहा जाता है। ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।